पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए। ध्यान नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली हैं, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली हैं, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला है और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को लोग किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक खटखट भी काफी है। तो अपने स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आता, दूसरा शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची कि जरूरत से ज्यादा जोर डालकर सोच सके। तकलीफ होती है। आप कब से तकलीफों से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है। बाकी उसका जिंदा रहना इसलिए जरूरी है कि मर के वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर सकती हैं और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई हुई शम्मों में तो कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। वैसे एक शेर मुझे भी याद है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से 40 बरस पहले जब्त कर लिया गया था, लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं पटना में था, मैं कानपुर में था, मैं कलकत्ता में था, मैं आगरा में था, मैं दिल्ली में था और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी, जिस दिन एक बाप चीखा था, जिस दिन एक बच्चा चिल्लाया था, और जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक मां बिफर कर बोली थी, अपने बच्चे का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया तो। उस जमीन हमारी हो, खेत हमारे हो, मिट्टी हमारी। तुमने जन्मा इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर। इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की, और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान बुझा देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती, ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता। आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी होगी, जहां कटी है हमारी फसल, जहां उजड़े हैं हमारे खेत, जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी। उस जलिया के बाद में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस रिस कर रंग दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, लोग करते हैं हम अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकते हैं उनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में। जाओ, ले जाओ इन्हें अपने साथ और बतला दो इन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। हाँ लगी तो है। मैंने आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा, प्राइवेट में जाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे चलने दो। अबे उल्लू का बिठा है। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद हुआ आज 1 साल होने को आ रहा है।
अब क्या दिक्कत है सरकारी अस्पताल जाने में? अंधे होकर लड़ोगे क्या सबके सब? चले कहाँ गए थे तुम सब? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, तुझे सुबह से ढूंढ रहे तो मिला ही नहीं। लेकिन फिर शाम को लाला जी ने मीटिंग बुलाई। 500 बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जला जा रहा है, भगत जुलूस भी निकलेगा। इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। रात को मालूम पड़ा कि वहाँ झगड़ा हो गया। तू कहाँ चला गया था? बेबे जी की तबीयत खराब थी, एकदम से जाना पड़ गया। वापसी की सवारी नहीं मिली तो सुबह आया। अरे लेकिन पता तो घर से कौन थे? सालों से बाद में निपट गए। वो तो मालूम पड़ गया है, ऑफिसर्स लेन के साबों के लौंडे हैं। लेकिन अब तो चाकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे उन्होंने उल्टा उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है। अब कुछ करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा तो निपट लेंगे। वो इनका है, आपसे मिला था क्या भगवती भाई? हाँ मिला था, लेकिन एकदम ही गायब हो गया। अब तो जो होगा देखा जाएगा फिर उसके बाद। मोइन तुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लाइन से जवाब दो। उन लोगों के नाम? अरे नाम! जिम ग्रैंट, स्टीवन ग्रैंट, बाकी दो को मैं नहीं जानता। ये ऑफिसर्स लेन वाले उस डेविड क्रेन के लौंडे तो नहीं है? नहीं। ठीक, सो सारे में एफआईआर में बाकी के नाम तो दर्ज होंगे। 2-4 लोग काफी है इनके लिए। ऑफिस स्टिक सारे ले जाना, बाकी हाथ में। साले रोज रात को क्लब से लौटते हैं दारू वारू पी के। पीपल मीनार के पास बजा देना। ठीक। और हाँ, देखना कि इनकी गाड़ी का एक शीशा सलामत ना बचे। उस पर बहुत नाज है इन्हें। समझ गया। लेकिन पूरी बात तो सुन ले यार। हो सकता है कि गलती इसकी हो। मेरी गलती, मेरी गलती। साले मैंने खेरू को बचाया, मेरी गलती। उसकी बहन, उसकी बीवी को बचाया, वो मेरी गलती। साले यहाँ बैठ कर बकवास कर रहे हैं। पर थोड़े मैंने मेरा दम नहीं करा था क्या? अरे तो तुम मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? अब हर बात तो दिमाग से सोचा जाएगा ना। अब उनका रंग सफेद है तो क्या हमेशा गलती उन्हीं की होगी? हाँ, गलती उन्हीं की होगी। यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। मोइन, क्या बात हुई थी? यशपाल ने बोला था कि जगमग में फिल्म देखने चलेंगे, शाम वाला शो। टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले लिया, मैं सबका इंतजार कर रहा था वहां पे। मैं अंदर से शोर सुनाई दिया। अगर भागा तो देखा कि वो खेरू को जमीन पर पटक कर लातों को से मार रहे हैं। और उसकी बहन और उसकी बीवी पास में खड़े। और तो उसकी बीवी की गोद में उसका छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। ये खैर वो बताने वाला भाई। वही, और तो और इंग्लिश में बड़ी गंदी गंदी बकवास किए जा रहे थे वो कि सालो हमसे कोऑपरेट नहीं करोगे तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाओगे। काले कुत्तों, वापस लेना पड़ा ना तुम्हारे उस बाप गांधी को। हमारे कंधे से कंधा बढ़ाकर चलने की कोशिश करोगे। उसके बाद क्या? उसके बाद उस लंबू ने खेरू पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। उसने उसका पूरा हाथ जोड़ दिया। वो बेचारा डर से बिलबिला उठा। और जब एक उसकी बहन की तरफ बिच के था उपड़ा, तब मैं रुक नहीं पाया। अरे खेरू ने नेशनल कॉलेज के छात्रों को कितनी बार लिफ्ट दिया बताने में। अब इस पर वो उसे छोड़ मुझ पर टूट पड़े। मुझे ओंधा लेटा और तो मेरे नाक में ठोकरी मारी उन्होंने। मैं अकेला पड़ गया था, इनमें से कोई भी वहां नहीं पहुंचा था। फिर पुलिस आई तो उल्टे मेरे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। भाई तब छोड़े इन्होंने मुझे वहां से। वही बात क्या हुई थी? केरू गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था। उसका जरा सा घुटना के टकरा गया, सारे टूट पड़े उसमें। अब बोल भाई, आईसीएस की औलाद, गलती किसकी थी? इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं लोगों की है। तू आजकल बहुत गलतियों का हिसाब किताब देखने लग गया है। चल हो गया बे, पानी वानी की। अब जो होगा देखा जाएगा। मुंह ताकने की जरूरत नहीं किसी को भी। चलो। अबे, ओहो, वो फिल्म की बात तो भूल गया मैं। बोलो चलते हुए हो जाए। हो जाए। लेकिन फिल्म लगी कौन सी है? चिंता मत कर, चैपलिन या गार्गो की नहीं है। ये तेरी फिल्म राजा हरिश्चंद्र बननी चाहिए यार। इंडियन माइथोलॉजी पे और फिल्में बननी चाहिए। सही है बेटा, तुम्हारे देवता पिए तो कहलाए आसन है,
और हम पिए तो कहना है इसकी। कुछ शिकायत करने का लाला जी से। हाँ, लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी। ये मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदलने के भगवती है। हाँ, बस कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अरे ये येलो पैम्फलेट पढ़ा है किसी ने? येलो पैम्फलेट? हाँ, ये क्या है? कुछ नहीं यार, वो साने बाबू ने कुछ पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका टारगेट है आजाद भारत। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसे कहते हैं पीला पर्चा या येलो पैम्फलेट। वेरी गुड। यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया। नहीं बन सकता बे? हाँ? अबे शादी नहीं की तो क्या घर में सेहरा भी छपा के ना रखे क्या? लेकिन यार तू मान ना मान, मुझे इन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। कभी ये ओवरऑल सोसाइटी, कभी गदर पार्टी, कभी ये एचआरए। अरे इनसे होना जाना क्या है? और किससे होना जाना? यार अगर तू मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी हुई है। टिकी हुई है मार्कंड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टिके रहना चाहती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस ये नॉन कॉपरेशन वाली बात को छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? नॉन कॉपरेशन वाली बात करते हैं ना, फिर वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उस बात का शिकार हुआ है। इस कमरे के जितने लोग हैं ना, सब उस बात के शिकार हुए कभी ना कभी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पाया क्या? क्या पाया? ठीक है, कुछ नहीं पाया, लेकिन भगवती भाई उसमें भी जनता का दोष है। क्या दोष है? भगवती भाई उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई। उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। चोरी चोरा की पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई, 25 लोग मारे गए, भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले चल कर मर गए। तो बदले में लोगों का ही दोष बतलाते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? तो उसके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते क्या? साले क्या कांग्रेस साहित्य पढ़ गया है मारकंड त्रिवेदी? फिजूल इल्जाम मत लगाओ। मैं भी खुदा था उस मूवमेंट में तुम्हारे साथ में। मैं भी तुझे था। बाप आईसीएस भाई, बेटे के पास करने के लिए कुछ खास था नहीं, तो सोचा थोड़ा सा एडवेंचर ही कर लेते हैं। तू तहजीब से बात कर सुखदेव, अपनी अपनी राय रखने का सबको हक है। और मैं आज भी कहता हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कोई बात है। हाँ, बात तो है। ये मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस इंसान के लिए सड़कों पर आ गए, उसमें बात तो होगी ना। क्या जोश था ना सब में? आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा अंग्रेजों की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस्ते नालों में फेंके बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। हमने भी छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांधे थे, ये उठाई थी। और एक दिन अचानक सुबह सुबह मालूम पड़ता है कि मूवमेंट वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाहर ताक रहे हैं आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों का दरवाजा उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। तो कहाँ जाएं? क्या करें? अरे किससे फरियाद करें? कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। याद भी है तुझे वो दिन? हाँ याद है, लेकिन मैं इतना परेशान नहीं हुआ था। क्या बोला? परेशान नहीं हुआ था? अबे साले कुत्तों के जैसे मिललाते हुए था तू नागरिक के होटल पे। क्या करूंगा? बाप जान से मार देगा। पढ़ाई कैसे होगी? अबे चूल्हे ढीली हो गई थी। इस कमरे के कम से कम 15 लड़के होंगे वहां उस दिन। गनीमत मना कि बस रहते हुए लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज हम जैसों के खुलवा दिया, वरना साले हाथ में कटोरा लेके जल तक की ठोकर खा रहा होता तू। अबे कर की ठोकरें खाए मेरी जूती। 50 को अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ, बोल चाहिए किसी को? साले नौकरी देगा हमको? आईसीएस की औलाद। साले एडवेंचर के लिए क्रांति करते हैं, ऊपर से मजाक उड़ाते हैं दूसरे की भावनाओं का। चोरी चोरा के सिपाहियों को मरना याद है तुझे? उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए। अबे साले 3 साल पहले के जलियांवाले कांड को तो भूल गया। उन लोगों को तो इसीलिए भूल गया ना क्योंकि उनमें तेरा बाप, भाई या बहन नहीं थी। too much, भगवती भाई। Nothing is too much. Nothing is too much. लेकिन आपसे मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी। इस
बच्चों के लिए। कौन सा रास्ता छोड़ा है आपने? चार्ज पे लगा हुआ है। और जरा ओए, जरा पहली पौड़ा बहुत ही पहली पौड़ा वो कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है जी। तो मुझे भी दिखाई दे रहा है मगर है कहाँ? जी यहाँ तो वो पिछले 2 हफ्तों से नहीं आया जी। तो क्या लाहौर निकल गया कि गोरे कच्चा खा गए उसे? घर घर में बैसाखी मन रही है और वो हरामजादा अपनी माँ और दादी को भूखा छोड़ने मालूम कहाँ हमारा गर्दी करने निकल गया है। एक और मिल गया ना तो मैं उसे समझाया कि कुछ कहा था। जी समझाया था, वो समझा भी। फिर जी वो कुछ ऐसा कह रहा था कि लड़की अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी लड़की को क्या फ्रेम में सजा के रखेगा है? तुम सबको सालों तुम्हारे इस नेशनल कॉलेज में बिगाड़ के रख छोड़ा है। जैसे तुम वैसे तुम्हारे गुरु लोग हैं? क्या लाला जी ने शादी नहीं की थी? क्या विद्यालंकार अभी तक कमा रहा है? ठीक है, सरदार का लौंडा है ना तो लड़की की भाषा ही समझेगा। इसे मैं बाद में देखता हूँ। तो ये बता, ये सुखदेव और यशपाल कहाँ रहते हैं? जी सुख कन्हैयालाल बिल्डिंग में रहता है जय गोपाल के साथ। यशपाल का आई डोंट नो। सबको सालों मैं याद दिलाऊंगा सब कुछ। तुम्हारे पिछवाड़े पर ये मार मार के तुम्हारी क्रांति ने निकाल दी ना तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह बल्कि सरदार अर्जन सिंह नहीं, समझे? जी पहली कहानी और मेरा पियो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल स्मृतियों पर इतिहास या राजनीति का बस नहीं चलता, इसीलिए शायद वो स्मृतियां होती हैं। और व्यक्ति जब उम्र के खास पड़ाव पर पहुंच जाता है तो ये स्मृतियां ही उसे जिलाए रखती। मैं उस वक्त लाहौर में नहीं था, लेकिन जब भी सुनता हूँ नया नया सा लगता है। आप बैठो। मुझे मेरी जगह मालूम है, मैं खड़े रहना पसंद करूंगा। लेकिन तुमको मैं अभी नहीं पहचान पाया। मैं खुद नहीं पहचान पाया। मेरे पास क्यों आए? दरअसल इतिहास में ना तो मेरी कोई जगह है और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तो उन लम्हों में है जो बरसों पहले ठहर गए थे, अभी तक ठहरे हुए से लगते हैं। उनमें से कुछ कड़वे थे, कुछ मीठे। मीठे बांटने वाले बहुत मिले, लेकिन कड़वों के लिए तुम इस बूढ़े के पास चले आए जो रीढ़ की हड्डी में कैंसर लिए अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा है। जी हाँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था, आज उसे उसके वार्ड का जमादार तक नहीं पहचान रहा है। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, जब थी तब वो पूरी हुई और तब उसका पूरा होना हमारा मकसद था, हमारा उद्देश्य था। मकसद आप लोगों का क्या था? दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरे के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना, सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाने देना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को बौना समझना, और तो और किसी गैर जानकार को भाई बंकुलाट जैसे मजाक में उलझाकर रुला देना। तुम भाई बंकुलाट को भी जानते हो? क्या बात थी, क्या बात थी। लेट अस प्लेज आवर लाइव्स टू आवर कंट्री। ये डायलॉग आज किसी घटिया और तीसरे दर्जे की फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। लेट अस प्लेज आवर लाइफ टू आवर कंट्री। लेट अस प्लेज आवर लाइफ टू आवर कंट्री। मुझे अभी तक याद है 1924 के दिसंबर की तूफानी रात थी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रताप प्रेस के तलगर में वो खड़ा था। रही है मेरे दिल से पैगाम, ये होगा हर एक दुश्मने जा
जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्त हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और ये दुनियावी ख्वाहिशात बाहर से कशिश नहीं है। आपको तो याद ही होगा, जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ही ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्त कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह, भाई क्यों आना चाहते हो एचआरए में? जिस वजह से आप सब लोग हैं। हम सब लोग। अपनी वजह बताओ। जनाब वजह तो सबकी एक ही है, मुल्क की आजादी। मुल्क की आजादी, और वो मिलेगी कैसे? जनाब लड़ना पड़ेगा सबको। अंधेरे में 3 या 4 अंग्रेज छोकरों को पीटने को जनाब लड़ना कहते हैं। जनाब वो तो बस एक शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी तो होती है। 100 साल से लड़ी तो रहे हैं, अभी तक कमी नहीं आजादी। जनाब शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई, और उस गलती को जनाब सुधारने आए हैं। क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई ना कोई तो आता ही रहा है। शादी में शरीक होने से बच के भागे हो मेरे खुदा। नहीं जनाब, दरअसल शहीद वहां भी होना है और यहाँ भी। तो कम से कम महबूबा तो पसंद की हो। क्या बात है? मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। लेकिन जनाब मैं तो दोनों का सामना एक तरह से करने के लिए तैयार हूं। बहुत तकलीफ होती है मरने में मेरे खुदा। आपको कैसे पता आप मरे हैं? मौत के बारे में फिर आपको जितना मालूम है उतना मुझे भी है। सब बराबर। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी ना कभी थोड़ा बहुत मरा है। इनके जिस्म पर लगे घाव इस बात का सबूत है। ये जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत तो नहीं होते जनाब। ये ताकत कहीं और से आती है, और ये खून बूंद बहाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर चाहे वो खुद का हो या सामने वाले का। जनाब बड़ी बात तो ये है कि आने वाली नस्ल के खून में टपकी हुई एक बूंद आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब, क्यों बिना सोचे समझे उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना बड़ी बात जरूर है, काफी नहीं है। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवाना बेवकूफी है, और शायद हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 सालों के इतिहास में इसी बात की कमी रह गई है। लेकिन बात जहां तक आजादी की है जनाब, तो मैं साफ बतला दूं, इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जरूरी तो ये है कि आजादी हमें मिलती कैसे है। और जनाब अगर ये आजादी हमें गलत तरीके से मिल गई ना, तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि हालात आज से 70 साल बाद भी यही रहने वाले हैं। अरे ये गोरे चले जाएंगे तो कोई बुरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठा के नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, और गरीब और गरीब, और धर्म, जाति और जबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का ऐसा रंग आना शुरू होगा, इसको बुझाते बुझाते आपके आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी जनाब। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम
राम प्रसाद बिस्मिल है। मैं शफाकुल्लाह खान। ये रोशन, मुकुंदीलाल, मनमथनाथ, जोगेश, प्रेम कृष्ण। भाई ये शिव वर्मा है। और हाँ, ये है जयदेव कपूर। इनको कुश्ती में रहना होगा। और हाँ, ये है HRAK खास बंगाली बटुकेश्वर दत्त। हेलो आशिक भाई, पूछ रहे हैं कि कैसे हो? ये बढ़िया मंदिर में। भाई जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? नहीं, ये भी आप ही बता दीजिए। कोई फर्क नहीं होता। भाई, जब तक इनको इनकी ताकत का एहसास नहीं करवाया जाए ना, तब तक तो ये बूटी लगने को भी नहीं उठेगी। और जो एक बार उठ गए तो भैया बूटी छोड़ो, सारा का सारा पहाड़ी उठा के ले आएंगे। अरे हनुमान जी से याद आया, ये पंडित कहाँ गए? जी उधर। ये भूत है HRA का। जिंदगी और जंजीर इसे आज तक नहीं बांध पाई और शायद ना ही कभी बांध पाएगी। पंडित, हाँ, भगत सिंह से मिलोगे? कसरत के वक्त नहीं। जी, नाम क्या है इनका? आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद। पैसेंजर चली जिसमें था सरकारी खजाना और उसमें सवार HRA के सदस्यों को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने का जिसका नाम था काकोरी। अजी सुनते हो? काकोरी स्टेशन पे सरकारी खजाना लूट लिया गया। अरे अपना भगत भी तो उस दिन उधर ही गई था ना? No. Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. In Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. And one squad to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republican Association. Pick up that Sanya. All special forces, I want to see CID. Sleuth in each and every street of Kanpur. What? सब खत्म हो गया। पूरी HRA पकड़ी गई पंडित जी और मुकुंदीलाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। दूध का भाव? एक आने से हफ्ते चारा कितना लग गया? 22 से। शाम में दूध कितना निकला? 18 से। शहर कितना भेजा? 12 से। बस बाकी कहाँ गया? ओए बाकी जेट के नौजवान पी गए। नौजवानों, देश के बुड्ढे को पता चल गया ना तो उसने पिछवाड़ा तोड़ देगा सब। बैठो जी बैठो। चाचा जी बैठो। देख लो जी, पूरे 100 का जमीन का टुकड़ा लिया है। 3 भैंसे बंधी हुई हैं। उधर वहाँ एक बच्चिया अभी हुई है। पूरे लाहौर तक दूध जा रहा है जी अपना, पूरे लाहौर तक। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पुलिस तो परेशान नहीं करती आप? चाचा जी, जमानत के बाद कोई परेशानी नहीं है।
निशान जी बड़े परेशान थे तेरे लिए, और दौलत राम जी कह रहे हैं कि केस को उनके बाप को लेना पड़ेगा वापस। पूरी अदालतों में केस 6-7 महीने से ज्यादा कब तक चलेगा? अजी कहाँ जी? हाँ यारा, वैसे भी उनके पास बस खुद तो है नहीं। कहते बेटा जिंदगी बनाओ अपनी। बोल रहे क्या कह रहे हैं? अब जिंदगी बनाओ अपनी। अभी सबको सालों एक और क्या मिल गया जीने का। जी बाबूजी, सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, चिंता ही ना करें जी। और सुखदेव, तेरी बड़ा कम हुई क्या नहीं ये? अरे वो तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है जी, ठंडा ठंडा दूध पी के। हमजादो, तुम्हारे लिए दूध नहीं दे रही ये भैंसें। आकर इसमें। और जी इसके लिए भी कोई लड़की सड़की ढूंढ दो जी, जवान पट्टा है अपना। अच्छा सुन दो, तारीख वारीख पक्की करें। कर दो जी तारीख। ब्याह की तारीख। हाँ बाबूजी, जैसी आप सब लोगों की मर्जी। मैं तो इस बार पूरी तरह से तैयार हूँ जी। हो गया फैसला। साले की इस 1927 के धड़कते हुए दौर में लाहौर को दूध पिला रहा है। वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है पंडित। हाँ, मैं अपने पिताजी से पूछकर खुदा था। 50 में भेद रहस्य लेकर गया है यहाँ, इसलिए कि दूध बेचे, शादी करे, बच्चे पैदा करके आबादी पर बोझ बढ़ाए। कीड़े मकोड़े फैलाकर चले गए हैं ये दोनों अचानक में। क्या नाम है उसका? अरे वो 4 फुट का अमेरिकन नौटंकी बाज चार्ली चैपलिन। इसकी फिल्में देख देख के कौन खिलाएंगे? पंडित जी बहुत बड़ा एक्टर है। जूता निकालो अपना। मैं थोड़ी सुखदेव कह रहा था पंडित जी, सुखदेव कह रहा था। हम दशहरे में पका कह रहा हुकूमत का काम है पंडित जी, उनको तो बहाना चाहिए था भगत को पकड़ने का, उस पर मोटा केस लगाने का। उन सालों को काकोरी वाले नाम चाहिए था बच्चों। पंडित जी से बताया। हाँ, एहसान किया मुझ पर, एहसान किया। पंडित जी बहुत मार लगी उन्हें। करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वरना बीवी के नाड़े से गिरा बांध कर बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। जी पंडित। ठीक, फैसला हो गया, राज करो। जी पंडित जी। माँ जी की गाड़ी से लाहौर निकल रहे हो जी, आखिरी बार माफ करके देख लेना, मानता है तो ठीक, वरना भाई बमकुलाट को साथ ले जाना, काम आएंगे। एक बार आप खुद बात कर। फैसला हो गया। ये दिन भी देखना था। कॉलेज में मीटिंग है, कहता ना बाजी कल शाम तो डॉक्टर कोड़े गांव में जाना है। आराम नाल भाई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तक तुम्हारी डेयरी कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां पर दूध बेचने के अलावा और सब कुछ होता होगा। क्या खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उठ गया है। ऐसे में मुझसे 2 हाथ पड़वा लिया तो जी ठीक रहेगा। तुम्हारा केस भी आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। पैसा मिलेगी, पहले से बधाई। आगे से बापों से मजाक किया करो, याद रखा करो कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए था। कभी विकास मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़वाने के लिए भाई बमकुलाट भेज दी। हाँ, और भाई बमकुलाट जी ने बिल्कुल भरे हुए थे, जैसे देखते ही चीर फाड़ डालेंगे। और भाई तुम लोगों ने किया क्यों था? लोग क्या पट्टे नाम क्या राजगुरु और राजा के भांडों जैसी बातें करता है तू। क्यों क्यों? अबे क्यों क्या, मेरी 60,000 रुपए की जमानत दी गई है, वो भी बैरिस्टर धूनी चंद जी और दौलत राम जी जैसे लोगों द्वारा। तो क्या, अगर मैंने इस दरमियान कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उनकी साथ कहाँ जाएगी? ये बता, आगे से कभी कोई पकड़ा गया तो जमानत कहाँ से लाओगे? पैसे के नाम पे पार्टी वैसी नंगी है, साला कोई डकैती डालनी पड़ेगी उसके बाद। अबे अशफाक ने असेंबली में केस उठवा दिया, 2-4 दिन में जमानत का पैसा वापस। पर मेरा सवाल तो वही का वही रह गया ना, तुम लोगों ने ये क्यों किया था? ओ मेरे लांत लारे यार, देख पेट में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ तो? हाँ, लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली था। तो इससे तो
हमेशा के कुछ कर लेते हैं। बेटा हर कोई पंडित जी नहीं हो सकता जो 24 में से 25 घंटे लंगोट बांध के बैठ जाए। लेकिन पंडित जी ने भी तगड़ी चोट मारी है भगवती भैया। जियो पंडित जी। जरूरी बात, रोशा कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा इसमें सभी लोग आ रहे हैं। जैसा कि तय है, इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूँ कि क्रांतिकारी आंदोलन में एक बड़ा हिस्सा होगा। ऐसा जो भी होगा, जो मंजूर होगा, तुम सबका। पंडित अगली बार मिलो तो इस सोशलिज्म नाम के लफ्ज का थोड़ा खुलासा करना। अगर रूसी क्रांति पर भी कोई किताब ला सको तो अच्छा रहेगा। अगर ख्याल रहे हिंदी में। जरूरत है इंसान की नहीं है क्योंकि उनके पास देने के लिए आइडियोलॉजी है और उसी के बदौलत वहां पर इनकलाब आया है। और ये रूसी क्रांति सिर्फ पिछले दशक ही नहीं बल्कि इस सदी की सबसे बड़ी घटना है मिस्टर बनर्जी। और फिर क्या बंगाल ने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा था? क्या पंजाब ने क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा था? तो फिर क्यों हम हिचके एक ऐसी चीज लेने में जो कि एक अप्लाइड साइंस के तौर पे उभर के आई है? लेकिन मिस्टर सिंह, सोशलिज्म नाम की साइंस में धर्म के लिए कोई जगह नहीं, जो हमारे देश की परंपरा हमारे देश की परंपरा भूख है जनाब। हमारे देश की परंपरा गरीबी है। दरअसल इस देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन है और हम उसी परंपरा को अपने सीने से चिपकाकर जिंदगी भर घूमना चाहते हैं। ये धर्म इंसानी कौम के लिए एक अफीम है जो उसे आदी तो बना सकती है, भर पेट खाना नहीं खिला सकती। तुम ये कैसे कह सकते हो? उससे व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है, जनाब उससे व्यक्ति का खौफ बढ़ता है। उस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आती है और वो सारी शक्ति मिलकर एक वक्त की भूख नहीं मिटा सकती। और आप भूख को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हैं? आप भी हैं। फर्क बस इतना सा है कि मैं बोल देता हूँ, आप बोलने में भी शर्माते हैं। हमारा इतिहास गवाह है कि धर्म गुरुओं ने इनकलाब ला के दिखाया। तो जनाब हमारा छोड़ पूरी दुनिया के इतिहास में से कोई एक उदाहरण बता दीजिए। क्यों? कबीर। जनाब दरअसल कबीर को पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि कबीर का मकसद किसी इंसान को भगवान से मिलाना नहीं था। उसका मकसद इंसानों के बीच की दूरी खत्म करना था। तो फिर हजरत साहब जीसस क्राइस्ट वो भी आंदोलनकारी थे, क्योंकि वो भी लोगों को साथ लेकर चले थे। और जनाब जरूरी नहीं है कि इस्लाम और ईसाइयत का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो उनका सोचा समझा रहा हो। लेकिन वो अपने कर्मों से, इतिहास से उठकर माइथोलॉजी में चले गए। बिल्कुल चले गए। और उसके पीछे जिम्मेदार है ये 2000 सालों का वक्फा, जिसमें हम उन्हें जानने भी लगे हैं तो साधुओं के कैलेंडरों के माध्यम से। और जनाब कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को आप लोग ही हिंदुस्तान के आंदोलन के कर्णधार बन जाएं। बेशक। तो 500 साल बाद आपके लिए भी यही कहा जाएगा। तो भाई घोष बाबू तो 8 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला की मीटिंग में हवा में उड़ के आए थे। इम्पॉसिबल। आप लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। नहीं जनाब, दरअसल जब पास में ठोके बजाय तर्क नहीं हो तो फिर किसी से भी बात मत करिए। सोशलिज्म की व्यावहारिकता के बारे में क्या कहोगे? आजादी जरूरी नहीं है। जी हाँ, आजादी जरूरी नहीं है। जरूरी है आजादी के बाद का हिंदुस्तान, और अगर उसके लिए कुछ भी व्यावहारिक है तो यही, वरना कुछ नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। इस HSRA का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद ही क्यों नहीं? तो व्यक्ति अंग्रेजी की एक लाइन नहीं बोल सकता। भाई कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना जरूरी है। जनाब ये लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात होती है। कहीं पर वो आपके मिशनरी स्कूलों की पढ़ाई की वजह है तो कहीं पर जिंदगी के तल्ख तजुर्बे। लेकिन वो तो यहाँ इस मीटिंग तक में नहीं आए। ये मीटिंग वाली बात का जवाब पटना गए हैं, कल सुबह दंड पेलते हुए मिले थे और मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे कि पहली गलती ये कर रहे हो कि कसरत करते हुए मुझसे बात कर रहे हो। 118 पेज चुका हूँ, 200 से पहले उठूंगा नहीं, फिर दूध चले भी पाऊंगा, अपनी माउसर साफ करूंगा और फिर किसी की बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती ये कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखते, वरना कब का मालूम पड़ जाता कि आज रात की गाड़ी से पटना जा रहे और मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। मैंने गलती से पटना का पता पूछ लिया। अच्छा तो बोले या तो मैं जानता हूँ
या फिर भाई बम्पू लाट जी जानते? किसी तीसरे के जानने से पहले उसे उड़ा दूं। भाई बम्पू लाट जी क्या? 6 राउंड के होते हैं। नीरज जी के पास 10 राउंड के हैं। तो ये क्या रहा? ये आज से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरेगा वहां उसका खड़ा विरोध किया जाएगा। हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। किससे रुकता है दरूद आपका, कभी रहता नहीं। और नहीं तो क्या, बिना कृपाण के सरदार ऐसे जैसे बिना ताज के राजा। इतनी नावाकुल औलाद है क्या जिसने सिख होने के बावजूद अपने केस कटवा लिए? अरे क्रांतिकारी कहते हैं लाला जी को, शेर बूढ़ा हो जाए तो शेर ही है ना। क्या शान से जुलूस की कमान संभाल रखी है, ऐसे लग रहे थे आग का गोला। जी सुखदेव और भगवती वगैरह भी तो उनके साथ चल रहे हैं। तू उन हरामखोरों के नाम मत लिया कर मेरे सामने। ये सारे के सारे लाला लाजपत राय के पैरों की जूती भी नहीं है। पर भगत तो उनके बारे में कुछ और ही कह रहा था। अच्छा, और मैं कुछ नहीं कह रहा। इस 45 साल के सरदार की बात का यकीन नहीं है, उस 20 साल के लौंडे का है। और तो और उस अच्छी भली लड़की को परेशान कर रखा है। तो जी आप उस लड़की को समझा क्यों नहीं देते कि कहीं और शादी कर ले? अपने खुद की औलाद को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे की औलाद से क्या बात करें भाई। मुझे तो ये सारी नई पौधी समझ में नहीं आती, न जाने क्या खा के पैदा हो। कल तक जिन लाला जी को गालियां दिया करते थे, आज उन्हीं को बाप के समान घेरे घेरे साथ चल रहे हैं। वाह। भगत तो कह रहा था कि ये सारा मोर्चा उसकी नौजवान भारत सभा ने संभाल रखा है। हाँ हाँ, संभाल रखा है। अब वो है तो उसी अजीत का भतीजा ना, पर ये जुलूस मोर्चे करता रहे तो भी ठीक। कम से कम उम्र भर के लिए अपने चाचा की तरह मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। आज 20 साल हुए उसे फरार हुए, घर में जवान बीवी छोड़कर गया था, बेचारी इंतजार करते करते बूढ़ी हो गई। साइमन कमीशन गो बैक, 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 साइमन कमीशन गो बैक। लाला जी मारे गए। कौन मारे गए? बेबी जी, बेबी जी। नाम क्या था उसका? सुपरिटेंडेंट स्कॉट। भगत सुखदेव को बता कर उसके आने का टाइम चेक करेंगे। स्टेशन कौन जानता है? जयगोपाल वो मोटरसाइकिल पर आता है डीएवी कॉलेज के सामने। वो उसे देखकर इशारा कर दो। पर पिस्तौल किसके पास में? राजगुरु के पास। राजगुरु मैं पकड़ पहली गोली चलाएंगे। अगर किसी ने हमारा पीछा किया तो पंडित जी को संभालना है। लेकिन पंडित जी कहाँ है? जयगोपाल पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। जयगोपाल ने गलत इशारा कर दिया। वो स्पॉट के बजाय सैंडर्स मारा गया। राजा या दूध में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठियां उसी सैंडर्स ने बरसाई थी। सरदार जी आजकल उर्दू बोल रहे हैं। क्यों सत श्री अकाल नहीं कहा जाता? ग्रंथी जी तक बात पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। अजी सरदार जी हम कहाँ, वो तो अंदर है, कहीं तो बुलाओ। नहीं मैं चली। अजी ओहो, ये कोई आपके जाने की उम्र। सुस्ताइए अजी, थोड़ा सुस्ताइए, तो चार्ज कीजिए, सेहत बनाइए।
भाई कल को जमाना तो हमें इल्जाम देगा ना हमने खातिर तवज्जो में कमी छोड़ दी। खातिर तवज्जो जमा रखी अपनी, आगे काम आएगी। और चाची जी है अंदर। अच्छा चाची जी कोई ढूंढा जा रहा है फिर? देखो हरा ही हरा नजर आता है, और की बात नहीं सोचती क्या? क्या जाए कमबख्त कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि सामने आ जाए तो दिमाग से सब कुछ गुल। तो रोज गुरुद्वारे जाया कीजिए ना, और गुरबानी सुना कीजिए, मत्था टेका कीजिए और छप्पर लंगर खाया कीजिए। वाहे गुरु जी की कृपा से दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। अजी उससे दिमाग का इलाज तो हो जाएगा, लेकिन आप समझिए तो बहन जी से कहकर झाड़ा लगवा दूंगी। अरे बेफिक्र रहिए, और चाची जी से कहिएगा कि चाई जी ने बुलाया है। अब हम चलते हैं। सत श्री अकाल। कोई और भी है जो आपके सत श्री अकाल का हमसे ज्यादा हकदार बनता है? उसे भी बोल के जाइए ना। अजी बोल के जाइए ना। यही सवाल मेरा था, यही सवाल मेरा था। खून का इल्जाम उस पर, मगर किसके खून का? उस सैंडर्स का खून तो सबको याद रहा। इतिहास ने उसे अपने पन्नों में डंके बजा के जगह दी। उस इल्जाम ने उसे युग पुरुष बना दिया। लेकिन कल वो किनारी बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सत श्री अकाल कहा तो शर्मा गई। उसकी माँ हंस के बोली, इनसे शर्माने से काम नहीं चलेगा, अगली होली तुझे देवर जेठों के बीच में ही मना ली। उस गरीब के जान के सपनों का खून, उसका दारोमदार, उसकी जिम्मेदारी। दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस महाबली ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये तो होना ही था ना यार। मैंने तुझसे पहले भी कहा था तो उससे हंसी मजाक मत किया कर। जमानत के दिन महंगे पड़ गए यार। 24-24 घंटे बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस युग दृष्टा ने क्या कभी किसी नन्ही सी गुलाब की कली को सुनकर देखा? हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम की धारा को बदल कर रख देने वाले उस युग दृष्टा ने क्या कभी किसी छोटे से कुल बुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की? आपसे चोरी करने की कोशिश मत कर। तू इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक बात नहीं की। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस इंसान के साथ उस संग्राम में कंधे से कंधा भिड़ाकर चलने वाले इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका खामोश रहना कहां तक जायज है? मिस्टर तक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खुद जानता है। लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम इससे भाग नहीं सकते। भागे बिना कोई चारा भी नहीं। जिंदगी हमें कहीं बहुत थके चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना तो कहीं नहीं लगे सकती। मुझे तेरी आंख में सूअर का बाल दिखाई दे रहा है। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार किया। किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने मैं नहीं जाऊंगा। वाह, जबकि बम फेंकने की पेशकश आपकी थी, फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी आपकी थी। और आज भी है। उस वक्त वहां दुनिया जहान की मीडिया मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। ऐसा साले के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं होगा सुखदेव। हाँ, और पहुंचाएगा कौन? हाँ, वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक ठीक कह सके। या वो जय गोपाल जो तेरे एक इशारे पर जान की बाजी तो लगा सकता है, लेकिन बेचारा चाह कर भी मंच पर खड़ा होकर क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर पाता। ये सब बातें मुझसे बोलने का मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में है। सारे का थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के राहों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेतहा जानकारी अपनी जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हे के लिए बचा कर रखने की सोच रहे हैं। खामोश हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और खासकर जब वो कंफ्यूजन किसी और का लाया हुआ हो। कह रहा हूं खामोश हो जा सुखदेव। तेरी हाथ की गाली का बदलाव देख रहा हूं मैं आजकल। कोई वजह नहीं बनती भगत, कोई वजह नहीं बनती
कि तू उस पीढ़ी के मुंह पे तमाचा जड़े जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी by the British bayonet, and henceforth we say in the loud roaring voice that down with imperialists, workers of the world capitalist nonsense, long live revolution! Long live revolution! Long live revolution! Long live तरी को नीचे पटक कर बोला था आना। और वो क्या बोला? संदेश हमारी सरकार के लिए। अरे अब मैं क्या करता, मना कर दिया सबके सामने, सारी जीत दिख रही। जनाब कहते हैं मुकदमा खुद लड़ेंगे। जिससे फायदा? इन लोगों के फायदे नुकसान कोई समझ पाया आज तक? एक लाहौर भेज उसके घर, बाकी सारे सेंटर्स पर सरकार बौखला उठी। पंडित जी चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए। सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड हो जाए। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा, काम जारी रहना चाहिए। जी पंडित जी। अभी एकदम पूरा निकाले और राजगुरु जी अपनी कैसी जैसी जबान पर काबू रखना। जी पंडित जी। आगरा, पटना, झांसी, सहारनपुर पार कर दो कि गायब हो जाए। लाहौर सुखदेव को खबरदार कर दो। बच कर रहे। कुछ तो सामान ढूंढ रही है पुलिस। अगर कहाँ गई आप लोगों की वो धमाकेदार योजनाएं? कहाँ गया ऐसे सारे का वो फैला हुआ नेटवर्क? कहाँ गई पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो अपने आप को समझदारी की इम्तिहान माना करते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जयगोपाल मुखबिर बन गया, लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ अरे भगत के बाद दूसरा बच्चा था हमारा, बिगड़ गया था तो क्या करेंगे जी उसका? करेंगे क्या, मुकदमा चलाएंगे और क्या करेंगे। और सो रात मुझसे मिलने आया था, कह रहा था भगत के लिए कोई संदेशा है क्या। उसके खुद के लिए संदेशा भेजना पड़ेगा। मेरा संदेशा तेरे लिए ये है भगत कि मैं पीछे नहीं हटा। हाँ जेल जेल का फर्क है, तू दिल्ली में है, मैं लाहौर में। मैंने सुना तुम्हारे केस पर कार्रवाई भी होने लगी। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं है, इसलिए इंसान का खून बहाने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें। बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। धमाका करके हमने उन्हें चेतावनी दी है जो इस रेस में अंधों समान दौड़ते चले जा रहे हैं, वो भी आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना। अब हमारा ये काम हमारे इंसानियत के प्रति रुझान को ही तो दर्शाता है। अरे हम तो वो मशाल लेकर चले हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खान, वॉशिंगटन और गैरीबाल्डी और लफायत और लेनिन जैसे लोगों के हाथों में थी। ये धमाका करके हम बतलाना चाहते थे कि इंसान की हत्या की जा सकती है, उसके विचारों की नहीं। और साथ ही हमारी एक बम और पिस्तौल की संस्कृति तो नहीं है। फ्रांस में लैटेडी कैचेट और वेस्टाइल के खौफनाक हादसे क्या कभी भी क्रांति को कुचल पाए? साइबेरिया के खानों में भेजकर जिंदगियां तो छीन ली गई, लेकिन उनके विचार नहीं। हमारे लिए इस क्रांति का अर्थ है बदलाव, चेंज। और अगर वक्त रहते हमारी इस वर्तमान सभ्यता के ढांचे को नहीं बदला गया, अगर वक्त रहते सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई, हिंदुस्तान के आने वाले कल के इतिहास को महज चंद पूंजीपति अपने सुनहरी कदमों से निकले हुए सुखदेव। कितनी आगे गई उस युग दृष्टा की भविष्यवाणी, किसके कानों में रची बसी रह गई उसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी हमको कांग्रेस ने दिलवाई थी और उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। और मूवमेंट तो वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही फूट गया और साथ में दे गया कुछ खूनी गोलियों और बम धमाकों की आवाज। गलत कह रहे हो मारकंड। धमाकों की आवाज तो सन 1947 में
अपने पूरे महाकाल के रूप में उठी थी और उनके साथ जुड़ गई थी उन करोड़ों बच्चों, बूढ़ों और औरतों की चीखें जो चिल्ला चिल्ला कर रो पड़े थे कि हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें एक मुल्क चाहिए जहां हम आजादी की खुली सांस ले सके। आज 18 साल के बाद भी उस ज्वालामुखी का लावा इन दोनों मुल्कों के सीनों में धधक रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? पॉलिटिकल किलर्स। इसका मतलब क्या होता है जी? पॉलिटिकल किलर्स, पॉलिटिकल किलर्स यानी राजनीतिक खूनी। ऐसे खूनी जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून करते हैं। लेकिन वो महात्मा है, उनके मुंह से शब्द नहीं अमृत फूटता है भाई। उनकी बात को कोई झूठा नहीं कह सकता। हाँ झूठ नहीं कह रहा। पंडित जी को खबर कर दो कि कल शिव वर्मा, जयदेव कपूर, चंद्र पांडे, विजय महावीर सिंह, कुंदनलाल सहारनपुर में पकड़े गए। मैं जगह आज ही छोड़ रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ये कल भगत और दत्त का फैसला है। वायु गुरु जी को यही मंजूर था। मर गए। अरे मैं तो कहता हूँ खेली सस्ते में छूट गया इस हनुमान चौधरी सरकार से, तो ये उम्मीद भी नहीं थी। अरे सुन रही है कि नहीं? कम से कम ये एहसास तो रहेगा जहां भी है जिंदा है। हाँ, जैसे अजीत भी जिंदा रहने का है। हाँ हाँ, और क्या? देख लेना दोनों चाचा भतीजा इकट्ठे वापस आएंगे किसी दिन, और फिर जो जोरों से बैसाखी मनेगी कि पूरा लाहौर गूंज पड़ेगा। Your Honor, my name is Bhagat Singh. मेरा नाम सुखदेव है। And we are not terrorists, we are political. मेरा नाम यतीन्द्रनाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था। मसाला बोल रहा था कि पीछे से आवाज आई, हट सर। एक बार भी तो मन हुआ कि एक तैयार क्या होगा, पीछे की ओर छाक कर हैंड्स अप कर दूं। फिर सोचा तुम लफंगों से दोबारा मिलने का मौका कहाँ मिलेगा। बेटा बम बनाना सिखाया है तुम लोगों को। बाप हैं हम तुम्हारे। हम बाप है दुनिया के। We are idealists. Great. Too great. Actually we are superhumans. Beyond human beings. हमें अपनी शालीनता बनाई रखनी पड़ेगी। हमें खुदा बन के दिखाना पड़ेगा। ये जमाना तभी मानेगा कि क्या लोग थे भाई। क्रांति की राह में अपनी भावनाओं को पैरों से कुचल कर आगे बढ़ गए। वो याद है? अरे याद कैसे नहीं होगा। बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर। अब अपने राजगुरु बाबू का मन चल उठा, ले आए कैलेंडर और लटका दिया पार्टी दफ्तर में। फिर पार्टी दफ्तर में आए पंडित जी। कैलेंडर देखते ही भड़क गए। कैलेंडर उतारा और कर दिए टुकड़े टुकड़े। उसके बाद राजगुरु बाबू आए। कैलेंडर की ऐसी हालत देखकर वो भी भड़क गए। पूछने लगे मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? पंडित जी बोले मैंने फाड़ा। वो पूछने लगे क्यों फाड़ा? पंडित जी बोले या तो इसमें उलझ ले या क्रांति कर ले। बाबू ने पूछने लगे तो पंडित जी क्या हर खूबसूरत चीज को फाड़ देंगे? पंडित जी भी रौब से बोले हाँ फाड़ दूंगा। वो पूछने लगे तो क्या आप ताजमहल को फाड़ देंगे? पंडित जी भी रौब से बोले हाँ उसे भी फाड़ दूंगा। तब राजगुरु बाबू पूछते हैं पंडित जी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो, खूबसूरती से इतनी नफरत पाल कर। यार वो वाकई बहुत खूबसूरत सवाल था। तुझे याद है वो इटालवी क्रांति जब मैगजीन ही अपनी पहली विद्रोह की हार के बाद पूरी तरह टूट चुका था, जब वो अपने खोए हुए साथियों को याद करके बार बार रो पड़ता था, तब उसकी प्रेमिका के सिर्फ एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि उसने आगे चलकर इतिहास को दिशा निर्देशन देना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा क्योंकि वो मुझे याद आती है। किसी को याद करना मेरा हक है, किसी को अपनी यादों में बसाना तो मेरा हक है।
ये तो हम गुलाम मुल्क के नौजवान हैं सुखदेव, और इश्क जैसी पाक साफ चीज के लिए आबो हवा ठीक नहीं है। हाँ, वरना अगले जन्म में यकीनन मैं अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कांधे से सिर टिकाना चाहूंगा। वो ठीक है, सजा मिली है। हाँ, लेकिन वाहे गुरु जी की कृपा से वो नहीं जिसका डर था। यहाँ आ चुका है लाहौर में, अभी खत आया था उसका जेल से। सुखदेव ने उसके लिए सत श्री अकाल लिखा है, शैतान, और लिखता है कि चिंता ना करना, भगत यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है, खरगुट्टे मैं खिलाता रहता है, बिल्कुल लाल हो गए हैं खा खा कर। और लिखता है कि जिस दिन जेल से छूट कर आएगा ना, उस दिन तेरे साथ बहन जी के झाड़ा लगवाने चलेंगे। ये झाड़े का क्या चक्कर है ना? मैं यही कहने आई थी कि ठीक रहा कर, अच्छा खाया पिया कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर, जरा सी जिंदगी है, कल किसने देखा है? आज की तो सोचनी पड़ेगी ना। अच्छा चलूंगी, हाँ कुछ और नए रोज बन गए इनके, मक्के की रोटी और सरसों का साग बन जाएगा। ऐसे बावले लगते हैं बेबी जी। कम पढ़ी लिखी हूँ, दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी, जो जानती हूँ वो बस इतना कि कोई पकड़ा गया, उसको सजा हो गई, उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था ये भी नहीं जानती, और जानना भी नहीं चाहती। लेकिन इतना जानती हूँ कि उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? मेरा दिल कहता है, मेरा दिल ये भी कहता है कि कोई आए, अगर कोई नहीं आता तो उसने भी उसका दोष नहीं मानती। क्यों? कि मेरा दिल कहता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर ना आना किसी का धर्म है तो उसके आने की बाट जोना मेरा धर्म है। मैं उसके धर्म को चोट नहीं पहुंचाऊंगी, बस वो मेरे धर्म को चोट नहीं पहुंचाए। बाकी आप चिंता मत किया कीजिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये तो मेरा धर्म बन चुका है। क्योंकि
सेंट्रल जेल है, लिया रात को नहीं। जोत दो सालों को, जोत दो साले। ये जसरों को नहीं मारोगे तो गुम्बद से निकलोगे। ये दो पूरा का पूरा खाना सालों की नाक के जेल के अंदर। अभी तो देखो ये हड़ताल कब तक चलती है। नाम जानते हो मेरा? खान बहादुर अब्दुल के पंडित जी वो हैवानियत पर उतर आया है। उसने 25 पठान मंगवाई जो उनके सीने पे चढ़ चढ़ के इनकी नाक से खाना ठूसते हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का ये 50वां दिन था। ये हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अब शुरू होती है। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद! सबने मक्खियां मार के खा लिया, उसका सारा खाना बाहर आ गया। अकेले में जो बड़ा पानी पी लिया, ये लोग उसके गले में नहीं घुसेड़ पाए। और यकीन न तुम, मगर यकीन के फेफड़ों में एक से दूर बन गया। उसका बदन कटने लगा। उसने दवा खाने से इनकार कर दिया भगत। उसकी जुबान लट रही है, उसकी नाड़ी जा रही है, मगर वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा है। उसके खून का दौरा उसके दिल के आंसू से मटा है पंडित जी। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? और मत सोच लेना कि इस देश के दिन रात के जाने से हिंदुस्तान का ये उमड़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक कि हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और तब मोतीलाल नेहरू ने कहा, सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस जुल्म पर लानत भेजता हूं कि यतीन्द्रनाथ दास को रिहा किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सर झुकाता हूं शर्मिंदगी से इस हैवानियत के आगे। यतीन्द्रनाथ दास को कैसे भी बचाया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, I spit on the courage of British Empire who don't even know how to kill. Don't you forget that the soil of this nation has had enough from you, the Britishers. Now it needs something from us. And we are out and out prepared to give the most precious thing we have. And that is our lives. हाँ, कल यतीम नहीं रहा। भगत के साथियों में से ये पहली मौत। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए तैयार किया है भगवती, किसी एक्शन भेजकर हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोना नहीं कहते पंडित जी, इसे ही तो पूरी तरह से पा लेना कहते हैं। ये भूख हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी। पार होगा। अरे अपने बच्चे की पहली जीत हुई, सरकार को जितने बड़ा उसकी मांगे मान ली गई। अरे मैं पूरे लाहौर में लस्सी बंटवा दूंगा। अरे मैं पूरे लालपुर में लंगर करवा दूंगा। अरे मस्त नाच दे बंगला जट्टा आई बैसाखी मुझे याद वो हड़ताल कैसे तोड़ी गई। ए भारत के नर नारियों, ठीक है, मैं अपना एक शब्द वापस लेता हूँ। ए भारत के नर बंधुओं, मैं इस 114 दिन पुरानी हड़ताल का अंत जीएस के देसी संस्करण से करना चाहता हूँ। तो फिर चल बना दे। भारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध बड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का अटूट भक्त था,
लेकिन लड़ा उनके खिलाफ। हाँ, खत्म भी पहले वही हुआ था, क्योंकि कुछ बावले से उसूल बना लिए थे उसने अपनी जिंदगी में। लेकिन कृष्ण भी कभी सुखी नहीं रह पाए उसके बाद। मैं उनका भक्त तो नहीं हूं, लेकिन उनकी कद्र जरूर करता हूं, और इस कद्र करने के नाते ही उनकी मुखालफत करने का हक भी लेता हूं। कि हमारी जिंदगी चाहे कहीं भी जाए, लेकिन हम हिंदुस्तान को महाभारत के बाद वाला आजाद भारत तो नहीं देना चाहते, जहां पर भूख पनपे, जहां पर गरीबी फैले, जहां पर महामारियां उड़े, भेड़ियों का राज हो, जहां पर कबूतरों का सहमापन हो। अरे हम तो देना चाहते हैं वो देश जहां पर उमंगे हो, तरंगे हो, खुशहाली हो, मुस्काने हो, जहां पर भाईचारे का साम्राज्य रहे। हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं है यार, इसे तो सफेद फूलों की पंखुड़ी से पोस पोस के पैदा किया है। हमारा इनकलाब आएगा सही, हमारा इनकलाब जरूर आएगा, तुम देखना। हाँ, ये अलहदा बात है कि उसे हम अपनी जिंदा आंखों से देख पाएंगे या नहीं। नाम राजगुरु शिवराम हरि राजगुरु, चार्ज सैंडर्स मर्डर केस। कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े गए? पुणे में। कैसे पकड़े गए वो तो मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तो मालूम पड़ा, या तो पकड़ लिया गया हूँ। तो क्या किसी ने मुखबिरी की? हाँ, किसने? मगर मैंने खुद में। ब्रिलियंट, बट अपनी मुखबरी खुद ही कैसे? मैंने वहां एक आदमी को बता दिया था कि सैंडर्स को मैंने मारा है। एक आदमी को नहीं बेटा, आधे पुणे शहर को बता दिया था तुमने। नहीं। और पिस्तौल भी दिखा दी थी। बोलो गलत है? हाँ गलत है, झूठ है, बिल्कुल गलत है। अबे हम जेल में है तो क्या बाहर की खबर नहीं रखते क्या? हैं? पंडित जी ने समझा के भेजा था ना कि अपनी कैची जैसी जुबान पर काबू रखना। हाँ, अरे वहाँ मच्छर बहुत थे, अरे मैं ठीक से सो नहीं पाता था। अब चलते फिरते ऊँग लगी रहती थी। हाँ, कोई बात नहीं। उसी मुंह से निकल गया होगा कभी भगत क्या। अरे बहुत यार खुद आए हेयर एंड वेलकम। आई डोंट नो। जियो तुम्हारी अंग्रेजी। This is 5th May 1930. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की कार्रवाई शुरू की जाती है। बहुत जल्दी नहीं हो गई? हाँ? अब पकड़े हुए साली तो हुआ है। Mr. Singh and the group, आप लोगों पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। How do you plead? Guilty or not guilty? जी जज साहब अगर जायज हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता क्या? Behave properly. This is code. अच्छा हुआ बता दिया, हम लोग तो तबेला समझे बैठे। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपकी जेब से इंग्लिश पिस्तौल बरामद हुई थी मिस्टर। जनाब, जैसे कि चंद किरदार बतलाते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के पास में हथियारों की कमी नहीं है। कोई ताज्जुब नहीं होता अगर उस दिन हमारी जेब से कोई इंग्लिश टैंक मिल जाता। आप लोगों को बहतर तोड़ रहे हैं मिस्टर सिंह। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नहीं जनाब, दरअसल वादा आप तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने हमारी मांगों को मान तो लिया था, लेकिन उन पर अभी तक अमल नहीं किया। आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं। लेकिन जनाब, आज इस बात का एहसास आपसे ज्यादा और किसी को नहीं है कि आज हम वार्निंग देने की हालत में हैं। आप लोगों की डिमांड पर काफी गौर किया गया है और आपकी खाने को लेकर की गई कंप्लेंट बिल्कुल बेबुनियाद पाई गई, क्योंकि इस समय हमारे जेल के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से काफी बेहतर है। वो सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर इनकी ब्रिटिश हुकूमत बढ़िया खाना कहती है, we really doubt this British taste of food। हाँ, लंदन में ये लोग इसे पोटैटो विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्म के नाम से सर्व करते होंगे। जनाब, हिंदुस्तान की जनता आज भी इसको घटिया खाना ही कहती है। दूसरी मांग है
कि आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसलिए आपसे स्तर से नीचे का कार्य नहीं कराया जाए। काम हो जाए मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड्स की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, तो काम कभी वर्दी में हमें बिठाइए, हैं? सुनिए, खुद घोड़ों की लगाम में खानी है और अपनी मेम साहिबा को अपने बगल में बिठा के उनसे कहिए कि अपनी पतली पतली महीन आवाज में चिल्ला है। सिंह की सवारी आने वाली है। काम के स्टैंडर्ड का फर्क मालूम चल जाएगा। आप लोगों की तीसरी मांग है कि हर प्रिजनर को पढ़ने के लिए किताबें, पढ़ने के लिए किताबें और लिखने का सामान रोक टोक भेजने की सुविधा दी जाए। हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए। पहनने को साफ कपड़े हो, नहाने की अच्छी सुविधा हो। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग किसी हिल स्टेशन पर घूमने आए, कैजुअल लीव पर हैं? दत्त साहब, अब आप लोग अपना घर बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुस आए हैं जैसे भैया कोई ऑनरेबल लेडी अपना नाजायज बच्चा पैदा करने के लिए आ जाती है। अरे जनाब, आपको क्या लगता है ये जो हमारा मुल्क है ये कोई नर्सिंग होम है? आप लोग क्या मेरा नाम परमिंद्रनाथ घोष है। और मैं लोगों के साथ फिरोजशाह कोटला की मीटिंग से कॉन्टैक्ट करता हूँ। इन लोगों ने नाजायज बमों की फैक्ट्री लगाई और आपने उसमें सहयोग दिया। यस योर बिजनेस स्वागत शेफ। ये आए हाँ तो घोष बाबू, फैक्ट्रियाँ हमने लगाई थी। हाँ, किस किसने? करीब करीब सारे। मगर उसके लिए तो बहुत से पैसों की जरूरत पड़ती है। इतने भी पैसों की जरूरत नहीं, कम में भी काम हो जाता है। क्यों? अगर आप मेरठ से टन कॉटन कलकत्ता में मिलता है सिर्फ सही, वरना आप उसे घर में बना सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए और बमों के फूल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। प्लास्टिक के फूल से बम कैसे बना सकते हैं? ये बम में हमेशा मेटल का कॉल लगता है मिस्टर। नहीं, पटाखे और बम में फर्क होता है मिस्टर कोल्ड ड्रिंक। आज जतिंद्र दास जिंदा नहीं है, वो होते तो बताते कि रात में पटाखा था बनाया। पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10%, कार्बन की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद ये घरों में काम आने वाला सीसा किच्चे, उनको एक मेटल के घोल के अंदर भरकर बम बनाने की सारी विधि बक गया पंडित जी। जर्नलिस्ट से भरी अदालत में आज हिंदुस्तान के अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की विधि छपी है। वो भी सब चीज से। अब तक तो साला कुटीर उद्योग लग चुका होगा घर घर में। आप लोग यहाँ कड़ी में ही बैठेंगे and make sure कि कार्रवाई के शुरू में लिए गाने के सेशंस
हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जनाब, I want to make it clear that हाथ हमारे हैं इसलिए चाबी हमारी होगी, और एक पॉलिटिकल प्रिजनर और एक टेररिस्ट के बीच में फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं। हाँ, बात जहाँ तक इन गानों की है जनाब, तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। तो यहाँ तब बजता है जब होली मनती है, जब धान करता है जनाब, जब चौका लिखा जाता है। सुनो ना जनाब, कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लिख के देखो। मैं कहता हूँ गाने गाने के लिए मचल उठोगे आप भी। आप लोग अपने आप को खावा क्यों कह रहे हैं? आप लोग तो बुरे हैं। तो गोरे का मजाक। आप लोग अपने आप को बुरा क्यों कहते हैं? खोज प्रेम जी फिर हैं? आप लोग तो गुलाबी है, गुलाबी वो इंग्लिश में पिंक पिंक। साइलेंस। मिस्टर सिंह, इस सबसे काम नहीं चलेगा। आप लोग अदालत में आने से इनकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपकी ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो पहले ही इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ना तो हमारे अंदर इनको सुनने की कोई ख्वाहिश ही बची है, और ना इनका इंतजार करने का सब। आप लोगों को मालूम है ये मुकदमा आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है? मालूम है, बिल्कुल सबको मालूम है। ऑर्डिनेंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूनल। आपके उस वायसराय इरविन के इस नए शगुफे का हम सबको बहुत ही पता है। हाँ, जुडिशरी के इतिहास का भाइयों ये पहला मुकदमा होगा जो ये जज और वकील आपस में खेल रहे हैं। रिस्पेक्टेड वाइसरॉय के बारे में तहजीब से बात कीजिए मिस्टर सिंह। इस कंट्री के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी, यस मिस्टर गांधी तक उनका नाम सम्मान से लेते। हाँ, पता है आपके इस गांधी इरविन फैक्ट के बारे में, जिसमें इनकी ब्रिटिश हुकूमत ने गांधी जी की शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया है, और साथ ही साथ इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% तक टैक्स घटाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करता है। ना ही किसानों पर से लगान कम हुआ है, ना ही नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक तक नहीं हटाया गया उनसे। और साथ में सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। शायद आपके गांधी साहब को यह मालूम नहीं कि 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी आज भी जिंदा कब्रों में खड़े हुए हैं। महुआ, देवगढ़, काकोरी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में एक को भी नहीं छोड़ा गया है। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चंडीगढ़ में सालों से केस चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपने बच्चों और पति को छोड़ के भागी हुई है। न मालूम कितने फांसी की बात जो हो रहे हैं। इनके बारे में क्या कहता है आपका ये गांधी इरविन पैक्ट? कांग्रेस के सारे सर्विस कुछ नहीं बोल पाए थे देश के वो सेल्फ स्टाइल लीडर्स। दरअसल उन्होंने अदालत आना ही बंद कर दिया था। सरकार चाहती यही पर सभी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला जिसमें दलितों को तलब करने की जरूरत ही नहीं समझी। मैं तुम्हारा नाम भूल गया। पता है कानपुर मुझसे मिलने आए जैसे सिर्फ दत्त साहब से मिलने गए दिल्ली। बात 1965 की थी। आज 1994 चल रहा है। आज किसी को उस वक्त में क्या इंटरेस्ट जाग गया? जागना चाहिए था, अब जागा नहीं। अब जब जागा है तो साफ बचे। बहरहाल आपको ये बतलाने आया हूँ कि ये 1994 मुल्क को हमारे जैसों की देन, उसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ तो उसकी तूफानी रफ्तार से अपना आप को बचा नहीं पाए, तो जिन्होंने उसकी शक्ल देख देख कर दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा ठान लिया था, लेकिन क्या वो दौड़ नहीं पाए।
फिसल गए। वो बीच में गायब होकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया और हम आज 47 साल बाद भी रास्ते में ही टकरे। मेरे पास मेरा ताम्र पत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। मैं आज मर्सिडीज में आया हूँ, अपने एयर कंडीशन बंगले से छोड़कर। ये सारे नाती पब्लिक स्कूल में पढ़ते। मेरी पत्नी शहर की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरेरी प्रेसिडेंट है। मिल रही सुविधाओं को इस्तेमाल कर लेने में हर्ज क्या है? ये बात आप कभी उससे बोल पाए थे? यहाँ चुनाव आता है, तुमने कुछ और चुना और उसने कुछ और। क्यों? क्यों? मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमारा चुनाव है, इसे हमने चुना है और हमें तो इस पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इस चुनाव से आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा मिलती है तो यही हमारी उपलब्धि भी होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए थे तुम। आज भी तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर पर देखकर याद किया जाता है। भगत सिंह, लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद भी नहीं है। कल हमारा फैसला है, बड़ी मजेदार सी बात नहीं है। हमें तो पहले से ही पता है भाई ये फैसला क्या है। मेरे इनकम टैक्स के मुकदमे का फैसला। कोर्ट रूम में मेरी टांगें थर-थर कांप रही थी। अपने शिव की गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं बंदा फिट हो पाएगा। अबे तेरी गर्दन है कि दिया सलाई। और अपने भगत के लिए तो यही बात है, तुम लोग पंडित जी से कहते तो इसकी मजाल है जो इस मौजर के रहते पंडित के जिस्म को। अब मैं भी बहुत दिन नहीं जीऊंगा मगर तुम लोगों की याद बहुत आती है। मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को हाथ लगाकर पूछ रहा था, ग्रैंडपा, who is this funny naked man? Such a huge mustache on his face. Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक करते थे, ये वक्त भी एक करते हैं। तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। सरकार के मुकदमे के दौरान भगवती बाई लाहौर में बम बनाते हुए मारे गए। उनकी धर्म पत्नी हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती है। किसको मालूम काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथ नाथ आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसको मालूम है? और किसको मालूम है कि कानपुर में रह रहे इस शिव वर्मा नाम के इंसान के साथ उस इंसान के हाथों में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। सामने से मिलोगे भगत सिंह? हमें तुम्हारी फांसी के पहले आंध्र प्रदेश की राजमहेंद्री जेल भेजा जा रहा है सरदार। बता दोगे? साथ नहीं सवाल, मरने जा रहे हो सरदार। दिल से बोलना, कहीं तुम्हें इस बात का अफसोस तो नहीं? अफसोस? मैं काम करता, अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना, एक अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना, फिर कभी कभी उन्हें बैठकर सुनाया करना कि तुम्हारे ऐसे ऐसे चाचा लोग भी थे। और उस वक्त हम लोग एकदम से जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का क्या मूल्य हो सकता है? बस
वक्त खत्म हुआ। और बस फिर वक्त तो आके खत्म हो गया था। सुना था आखिरी इच्छा के तौर पर उसने मैंने की दी और रसगुल्लों का कुल्हड़ खुआया था। मुझे याद है जब राजमहेंद्री जेल में जेलर ने ये खबर दी थी, मैं सलाखों पर सर पटक के फूट-फूट के रो उठा था। दूसरे कमरे से जयदेव की सिसके सुनाई दे रही थी। सुना पंजा भड़कने की जगह पूरे वक्त से 11 घंटे पहले शाम ढले ही फांसी दे दी गई। उसकी लाशों को जेल की पिछली दीवार तोड़कर रातों रात फिरोजपुर रवाना कर दिया गया था। वहाँ उनको खौफ के मारे अर्धजली हालत में सतलुज में फेंक दिया गया था। उनकी समाधि आज हुआ है। आजाद भी उसके 1 महीने पहले ही जा चुके हैं। फिर एक बार इलाहाबाद की मुठभेड़ में 1965 में ब्रजेश्वर दत्त ने इच्छा जाहिर की थी कि मरने के बाद उनको भी उनके पास ही दफनाया जाए। उनकी भी इच्छा पूरी हुई। प्रेमदत्त 3 साल बामशक्कत, कुंदनलाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमललाल, गया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आजन काला पानी। और 24 मार्च सन 1931 राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। मैं आज भी जिंदा हूँ। इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगें होंगी, भूख का नामोनिशान नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, चीख चीख पुकार नहीं होगी। आखिर कहीं कोई चीख पुकार नहीं है। हर तरफ खामोशी है, वीराना है, सन्नाटा है। तो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कुबड़ेल दिखते थे। आज वो एहसास भी मिट गया है क्योंकि
कोड़े मारने वालों को ये सुविधा दे दी कि वो दूर से बैठकर कोड़े पर मार सकेगा। वो गोरों का राज जो उसे पूरे मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, वो आज किसी दूसरे गोरे मुल्क से धीरे धीरे वापस आ रहा है। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी भी कभी ऐसी घुसी होगी। उसने कहा था रुकना मत, काम तो बहुत आएंगे, रुक गए तो थक जाओगे। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं। बस कभी कभी रातों में उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ जाता है। कहीं पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था? अहदे जवानी में हमने देखे थे कुछ ख्वाब सुहाने, एक नई दुनिया के फसाने, एक नई दुनिया के तराने। ऐसी दुनिया जिसमें कोई दुख ना झेले, भूख ना जाने। एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थे चंद घराने, एक तरफ थे भूखे नंगे, एक तरफ कारों के खजाने। एक तरफ थी माएं बहनें, एक तरफ तहसील और थाने, एक तरफ थी तीसरी दुनिया, एक तरफ बेदाद पुराने, एक तरफ सचल और बाहू, एक तरफ मुल्ला और मसलक, एक तरफ थे हीर और रांझा, एक तरफ काजी और चूचक, एक तरफ अमृत के धारे, एक तरफ थे धारे भिसके। सारी दुनिया